हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के कुछ सजेशन क्वेश्चंस जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 300 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ है और इसमें सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो इंक्लूडेड हैं। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। यूनिट नंबर 4, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, द फॉलोइंग इज और आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या क्या है। तो ये देखिए, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, आइसोब्यूटेन भी है। ये तीनों के तीनों किसमें पाया जाता है? एलपीजी में पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो ये हम यहाँ पर मेरा हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी एंड इज known to be an extremely flammable mixture of these hydrocarbons। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following compound is considered calculating the Sitton number। Sitton number इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कैलकुलेट करता है Sitton नंबर? तो वो हो जाएगा मेरा Sitton मॉलिक्यूल। क्या जाएगा? Sitton मॉलिक्यूल। ये देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, Sitton C16H34 CnH2n+2 CnH2n+2 और n कितना हो जाएगा? n मेरा हो जाएगा यहाँ पर 16। n मेरा होगा यहाँ पर 16। ठीक है, Sitton देखिए C16H34 is a saturated hydrocarbon that has a very short ignition lag as compared to any commercial diesel fuel. Its Sitton number is 100. Sitton number is the percentile of Sitton in the mixture of certain Sitton and alpha methyl naphthalene। Sitton number क्या होता है? It is a number which is a percentile of Sitton in a mixture of Sitton and alpha methyl naphthalene। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो डेफिनेशन जो दिया है व्हाट इज Sitton नंबर, इसको याद रखिए। ठीक है, और Sitton नंबर किससे कैलकुलेट होता है? तो वो Sitton मॉलिक्यूल से कैलकुलेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर देखिए आइसो ऑक्टेन होगा, सी हो जाएगा आइसो ऑक्टेन। ऑक्टेन नंबर फाइंड करने के लिए ऑक्टेन चाहिए, ठीक ना। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, द ऑक्टेन नंबर ऑफ अ फ्यूल is numerically taken as the percentage of isooctane in a mixture of isooctane and n-heptane। ठीक है, तो isooctane ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसका परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन में कितना आइसोऑक्टेन प्रेजेंट है इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन प्लस n-heptane। ठीक है, ये जो इसका इंटू अगर 100 कर देंगे, ये जो परसेंट मिलेगा दैट इज ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसोऑक्टेन इज 100 एंड ऑफ n-heptane इज 0। और आइसोऑक्टेन में देखिए ऑक्टेन नंबर क्या होता है मेरा? 100 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेडीली गोज अंडर द प्रोसेस ऑफ नॉकिंग। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो नॉकिंग प्रोसेस को मतलब क्या करेंगे, उसको इनिशिएट करेगा या स्टार्ट करेगा। ठीक है, n-heptane। n-heptane होता है जो नॉकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो n-heptane है ना, ये एक स्ट्रेट चेन है। ठीक है, स्ट्रेट कार्बोनिक चेन है। n-heptane is a straight chain, ठीक है, हाइड्रोकार्बन which knocks readily and hence its octane number is 0। ठीक है, n-heptane क्या है? is a straight chain of hydrocarbon which knocks readily and hence its octane number is 0। presence of straight chain, ये देखिए presence of straight chain hydrocarbon in gasoline reduce its rate of combustion। अगर जो स्ट्रेट चेन होता है अगर गैसोलीन में प्रोड्यूस हो जाए तो उसका जो रेट है, कंबशन का रेट है, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ gaseous fuel which is also used as a source of hydrogen। अ gaseous fuel which is also used as a source of hydrogen। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा नेचुरल गैस। ठीक है, डी नंबर नेचुरल गैस। एक्सप्लेनेशन देखिए, नेचुरल गैस इज वाइडली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आता है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल गैस इज डन बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन। जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम नेचुरल गैस से, ये कैसे होता है? बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर वेरियस फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स में जो मेरा मटेरियल होता है वो नेचुरल गैस मिलता है उसमें। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन।
तो गैसियस फ्यूल विच इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज नेचुरल गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस which of the following can be determined। अगर प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हो, इनमें से कौन सा ये है कंपोनेंट है वो डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा मॉइस्चर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो देखिए द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। इट इज यूज टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट क्या क्या फाइंड किया जा सकता है इसमें, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, वोलाटाइल मैटर, एश कंटेंट एंड फिक्स्ड कार्बन इन कोल। क्या क्या है देखिए, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ये 1 नंबर, वोलाटाइल मैटर ये 2 नंबर, एश कंटेंट ये 3 नंबर, तो मेरा फिक्स्ड कार्बन इन कोल, उस कोल में कितना कार्बन है। ठीक है, तो इन चारों को मतलब जो मेरा मेथड है टू फाइंड दिस 4 कंपोनेंट्स इज बाय प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, ठीक है, ये चारों जो है मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर, एश कंटेंट एंड फिक्स्ड कार्बन इन कोल, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, विस्कोसिटी इंडेक्स इज अ मेजर फॉर द चेंज ऑफ विस्कोसिटी विद द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर टेम्परेचर। एक्सप्लेनेशन देखिए, द विस्कोसिटी इंडेक्स VI, विस्कोसिटी अगर आपको याद हो, विस्कोसिटी क्या था, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था टाउ इज इक्वल्स टू म्यू dV बाई dx। ठीक है, तो म्यू क्या है, मेरा विस्कोसिटी है, ये होता है मेरा विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, टाउ क्या होता है मेरा शियर स्ट्रेस, और dV बाई dx क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो द विस्कोसिटी इंडेक्स इज एन आर्बिट्री यूनिटलेस मेजर ऑफ अ फ्लूइड्स चेंज इन विस्कोसिटी रिलेटिव टू टेम्परेचर चेंज। कैसे वो जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, विस्कोसिटी चेंज हो रहा है विद रिलेटेड टू टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये जो विस्कोसिटी इंडेक्स है वो उसको दर्शाता है। इट इज मोस्टली यूज टू कैरेक्टराइज द विस्कोसिटी टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। ये जो विस्कोसिटी टेम्परेचर बिहेवियर है ना, विस्कोसिटी टेम्परेचर बिहेवियर, जो विस्कोसिटी इंडेक्स है, ठीक है, वो उसको जो कैसे वो बिहेव कर रहा है वो उसको कैरेक्टराइज करता है। ठीक है, विद द रिलेटिव टू द टेम्परेचर चेंज। द लोअर द VI, जितना विस्कोसिटी इंडेक्स जितना कम होगा, द मोर विस्कोसिटी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, उतना ही ज्यादा इफेक्ट होगा विस्कोसिटी में अगर टेम्परेचर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अगर वो चेंज होता है तो उतना ही ज्यादा उसमें इफेक्ट करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से कौन है जो जिसके पास हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, वो हो जाएगा मेरा कोल गैस। क्या होगा मेरा, कोल गैस। कोल गैस में हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है। ठीक, इज नॉट अ वाटर गैस, इज नॉट प्रोड्यूसर गैस, इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बट कोल गैस, मतलब कोयला। ठीक है, और कुछ नहीं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल गैस इज 18 to 20 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। वाटर गैस कितना है, 11 मेगाजूल पर मीटर क्यूब, और प्रोड्यूसर गैस कितना है, अराउंड 5.8 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। देखिए ये डेटा इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, पर ये जो कोल गैस है कि इसका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, और ये क्या है, ज्यादा है इन सब से, ये मैटर करता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ये डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू विद द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू विद द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो किस में हो जाएगा पेट्रोल। ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू पेट्रोल। सीटेन नंबर किस में है, ये होता है डीजल में। ठीक है, ऑक्टेन होता है मेरा पेट्रोल, सीटेन होता है मेरा डीजल, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्टेन मेरा पेट्रोल होता है, सीटेन मेरा डीजल होता है। Which variety of coal contains highest percentage of carbon? इनमें से कौन सा वैरायटी ऑफ कोल है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन मिलता है, वो होता है एंथ्रासाइट्स। ठीक है, एंथ्रासाइट्स होता है सबसे अच्छा कोयला, ठीक है, सबसे अच्छा जिसमें कार्बन परसेंटेज मोर देन 90% होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट।
पीट सबसे खराब कोयला है, ठीक है, पीट सबसे खराब कोयला। एक्सप्लेनेशन देखिए, रैंक ऑफ कोल इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ प्लांट कन्वर्टेड इनटू कार्बन बेस्ड ऑन दिस 4 टाइप्स ऑफ कोल्स आर रिजनरेटेड, ठीक है। मतलब एक कोयला में मान लीजिए कोयला है, इस कोयला में कितना परसेंटेज कार्बन है, कितना परसेंटेज कार्बन है, ठीक है। कार्बन के साथ साथ बहुत कुछ होता है, कुछ मडी मतलब रॉक मटेरियल भी होता है, ठीक है, आपको सॉल्ट मटेरियल भी होता है, मिनरल सॉल्ट, सारे कुछ होता है, मड एसिड सब कुछ होता है। लेकिन ये जो कोयला में, इस कोयला में कितना परसेंटेज कार्बन है, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है उस कार्बन का क्वालिटी, मतलब उस कोयले का क्वालिटी। जितना ज्यादा कार्बन होता है, जितना ज्यादा कार्बन होगा उसका क्वालिटी उतना ही ज्यादा होगा, उसका क्वालिटी कितना होगा उतना ही ज्यादा होगा। जनरली इंडिया में हम लोग को बिटुमिनस कोयला ही मिलता है, बहुत कम जगह है जहां पर एंथ्रासाइट आपको मिलेगा। मैक्सिमम मतलब स्टेट्स में, मैक्सिमम रीजन में ये हमेशा बिटुमिनस कोयला ही मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पेट्रोल? तो कॉमन नेम ऑफ पेट्रोल होता है मेरा ब्लैक गोल्ड, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ पेट्रोल क्या है मेरा? ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड। अगर आप देखेंगे तो जो पेट्रोलियम है वो ब्लैकिश इन कलर है, पर वो गोल्ड है, गोल्ड टाइप का, ब्लैकिश बट गोल्ड, ठीक है। ब्लैक गोल्ड इज अ कॉमन नेम फॉर पेट्रोलियम एज इट इज अ वाइटल एनर्जी सोर्सेस एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स आर वैल्यूएबल टू। जो भी उसका बाई प्रोडक्ट है वो भी बहुत वैल्यूएबल है। फर्दर क्रूड पेट्रोलियम ग्लिम्स ब्लैक इन कलर, ये देखिए क्या क्रूड पेट्रोलियम है, वो पूरा का पूरा ब्लैक इन कलर है, लेकिन उसमें गोल्डन का एक टच आता है। जब आप पेट्रोलियम को गिरते हुए देखेंगे तो पूरा का पूरा गोल्डन टाइप का फ्लेम आपको नजर आएगा, ठीक है। तो वो होता है पेट्रोलियम, क्या है? इट ग्लीम्स, क्रूड पेट्रोलियम है ब्लैक इन कलर, therefore it is known as a ब्लैक गोल्ड। गोल्ड है बिकॉज ऑफ वैल्यूएबल, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेरी हाई वैल्यू, बहुत बहुत पैसा, बहुत एक्सपेंसिव होता है उसके बाई प्रोडक्ट्स भी, एंड इट इज अ ब्लैक इन कलर, हेंस इट्स अ ब्लैक गोल्ड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी, सीएनजी का एब्रिविएशन ऑफ क्या है? सीएनजी किसका एब्रिविएशन है, ठीक है। सीएनजी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। अभी तो आपको ऑटो में भी सीएनजी आपको मिल जाएगा, सीएनजी वाला ऑटो है रास्ते पे आपको मिल जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक तरह का फ्यूल होता है जिसमें से आप कोई भी मशीन चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ह्यूज मशीन, मतलब बहुत हाई हेवी मशीन चलेगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटी चल जाएगा। तो CNG is a fuel that can be used in replacement of diesel, petrol and LPG, liquefied petroleum gas. The burning of CNG creates less toxic gases. इसमें ज्यादा टॉक्सिक गैसेस नहीं होता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, ये सब नहीं होता, ठीक है। चलिए ये इसको बोलते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल? तो ये हमेशा हो जाएगा कोल गैस, कोल गैस से ज्यादा कोई भी इंडस्ट्रियल फ्यूल में कहीं भी यूज नहीं होता। कोल गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कोल प्रोसेसिंग टू ऑब्टेन कोक, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर इज रेफर्ड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये फ्यूल इंडस्ट्री में यूज होता है, चाहे आप वो ECL देखिए, BCCL देखिए, ONGC, हर जगह पर जो जहां पर भी अगर करंट प्रोडक्शन में हो जाएगा या थर्मल में हो जाएगा, वो हमेशा यहाँ पर कोयला ही यूज होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुब्रिकेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट वेयर एंड टियर, कॉजेज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्सेस। फ्रिक्शन फोर्सेस, मान लीजिए ये एक मशीन है, यहाँ पर एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन इसके साथ घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। अगर अगर ये अच्छी से लुब्रिकेट ना हो, अगर ये लुब्रिकेट ना हो तो यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होगा। इस फ्रिक्शन के कारण ये जो मेरा मशीन है वो ऐसा थोड़ा वेयरिंग हो सकता है कि नहीं? ये थोड़ा ऐसा वेयरिंग हो सकता है ये मशीन। टू प्रोटेक्ट द मशीन सो दैट एनी वेयर एंड टियर कैन नॉट, इट शुड नॉट बी हैपन, क्या होता है? लुब्रिकेशन मेरा यहाँ पर दिया जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है, ठीक है। तो लुब्रिकेशन इज नेसेसरी to protect wear and tear causes due to frictional forces.
Electrostatic, gravitational and magnetic forces do not cause any wear and tear. इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फोर्सेस कोई wear and tear नहीं करता, सिर्फ फ्रिक्शन करता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. इन सॉलिड लुब्रिकेशंस lubricants the dash will be low. सॉलिड लुब्रिकेंट्स इसमें क्या लो हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो मेरा लो हो जाएगा. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरा लो होगा इन सॉलिड लुब्रिकेंट्स. तो देखिए द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी लो फॉर द सॉलिड लुब्रिकेंट्स and it is one of the disadvantage of the solid lubricants. They are stable at high temperature also. Cleanliness of the solid lubricant is also high. और क्या क्या है उसका जो डिसएडवांटेज वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो मेरा लो होता है. ठीक, एडवांटेज क्या क्या है देखिए, दे आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, क्लीनलीनेस ऑफ द सॉलिड लुब्रिकेंट्स इज आल्सो हाई. ठीक है, सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो क्या है, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लो. ये है डिसएडवांटेज. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस का चीफ इंग्रेडिएंट क्या है, तो वो तो मेरा मीथेन है. मीथेन है मेरा नेचुरल गैस का चीफ इंग्रेडिएंट. ठीक, नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल. इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग and electricity generation. It is found in the deep underground rock formation. It is naturally occurring hydrocarbon gas mixture consisting primarily of methane. It also contains ethane, propane, ये सब भी मिलता है, लेकिन प्राइमरीली मतलब 90%, 80 to 90%, 80 to 90% ये होता है मीथेन. 80 to 90% होता है मीथेन. ठीक, it also contains small amounts of nitrogen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, ठीक है, and traces amounts of water. It's compressed from is CNG. ठीक है, उसको जब compress करता है तो वो होता है मेरा compressed natural gas. It is also used as fuel for vehicles. तो टोटो ऑटो में अभी देखिए थोड़ा यूज हो रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. क्लासिफाई लुब्रिकेंट्स विद एग्जांपल्स. क्या क्या लुब्रिकेंट्स हैं देखिए. तो पहले देखेंगे सॉलिड, फिर लिक्विड. ठीक है, ये सारे के सारे लुब्रिकेंट्स देखेंगे. सॉलिड फिर होता है लिक्विड, सेमी सॉलिड्स भी हैं. ठीक है, तो देखिए सॉलिड लुब्रिकेंट्स देखिए एग्जांपल में देखिए टेफ्लॉन, टैल्क, ग्राफाइट, मोलिब्डेनम. ये ग्राफाइट जो हम लोग का जो पेंसिल का जो निप होता है ना वो होता है ग्राफाइट. ठीक है, तो टेफ्लॉन, टैल्क, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है. ठीक है, टैल्क, मोलिब्डेनम, डिसुएड, ये सारे के सारे. मोलिब्डेनम एक आपका मेटल है. ठीक है, मेटल है मोलिब्डेनम एलिमेंट. तो सॉलिड लुब्रिकेंट्स में टेफ्लॉन, टैल्क, ग्राफाइट, मोलिब्डेनम एंड डिसुएड. ठीक है, ये है मेरा सॉलिड लुब्रिकेंट्स. ठीक, फिर आता है सेमी सॉलिड्स. वो क्या है, ग्रीस, वैक्स, वेस्लिन. ठीक है, ग्रीस, वैक्स, वेस्लिन. ये वेस्लिन तो मतलब ये जो वेस्लिन है वैसा नहीं कि आप मतलब अपना अपना जो फेस पे लगाते हैं वो वेस्लिन है, लेकिन वैसे टाइप का होता है, पेट्रोलियम वैक्स टाइप का. ठीक है, लेकिन ये फेस वाला वेस्लिन नहीं है, ये अलग है. तो ग्रीस, वैक्स, वेस्लिन. ठीक है, 3 नंबर. लिक्विड लुब्रिकेंट्स देखिए, these are further classified on the basis of their origins. क्या एक है वेजिटेबल ऑयल, एक एनिमल ऑयल, एक मिनरल ऑयल. ठीक है, वेजिटेबल, एनिमल, मिनरल ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, ये सारे के सारे जो है वो मेरे लिक्विड लुब्रिकेंट्स हैं. लिक्विड लुब्रिकेंट्स. ठीक है, देखिए लिक्विड लुब्रिकेंट्स. अब हर एक का देखिए एग्जाम्पल देखिए. जैसे एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल में मतलब देखिए पाम ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये सारे के सारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं. ठीक है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. ठीक, एनिमल ऑयल देखिए लाइक फिशेस, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल ऑयल. ठीक है, उससे भी लुब्रिकेशन आपका मतलब जो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और आपका जो मशीन में जो लुब्रिकेशन का जो काम है वो भी चल जाएगा. अब आते हैं मिनरल ऑयल में देखिए. तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम. तो पूरा पेट्रोलियम जो होता है उसमें से जो ऑयल ऑब्टेन होता है वो मिनरल ऑयल, कंटेनिंग मोस्टली फॉर हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, एग्जाम्पल इज पैराफिन बेस्ड ऑयल, नैप्थलीन बेस्ड ऑयल. ठीक है, ये के सारे क्या है, ये मोस्टली कंटेंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. अब आता है ब्लेंडेड ऑयल. these are mineral oils mixed with vegetables or animal oils in various additives to improve the lubricating property. होता है ब्लेंडेड ऑयल. ठीक है, अब सिंथेटिक ऑयल्स, these are designed to serve a specific purpose. कोई एक स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करने के लिए ये लोग डिजाइन किया गया. एग्जाम्पल देखिए, सिलिकॉन्स, डाइबेसिक एसिड ईस्टर, ऑर्गेनिक फॉस्फेट ईस्टर, हाइड्रो एलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स,
पॉलीएल्किलीन ग्लाइकॉल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक आप मतलब कोई भी एक एग्जांपल दे लीजिए, ठीक है, कोई भी एक ऑलिव, जैसे ऑलिव ऑयल, एनिमल ऑयल में फिश ऑयल्स, ठीक है, मिनरल ऑयल में देखिए पैराफिन वैक्स ऑयल्स, प्लैनेट ऑयल में जो होता है आपका एनिमल ऑयल्स एंड जो मिनरल ऑयल्स, ठीक है, उसको ब्लेंड करके जो बनाया जाता है, वो थोड़ा थोड़ा याद रखिए, ठीक है। पूरा का पूरा रट्टा मारना है इसका मतलब कोई मतलब नहीं बनता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वेयर इज कोल फॉर्म, कोल कहाँ मतलब बना है, फॉर्म कहाँ किया है। तो द एनर्जी इन कोल कम्स फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन जाइंट प्लांट्स, जो भी प्लांट्स है, एक्चुअली जो प्लांट्स हैं डायनासोर्स थे या और भी जो भी थे, ठीक है, जो 6,000 10,000 साल पहले जो हुआ था, जब एस्ट्रॉइड स्ट्राइक हुआ था, तो वो क्या हो गए, वो एक ह्यूज प्रेशर में अंडरग्राउंड में दब गए हैं। और वो जो ह्यूज प्रेशर उस पूरा का पूरा कार्बन चेंज को एक कोल्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट किया है, वही इट्स अ ह्यूज प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा होगा, द एनर्जी इन कोल कम्स फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन जायंट प्लांट्स व्हिच लिव्ड इन स्वैम्प्स फॉरेस्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ years ago, even before the dinosaurs. When those giant plants and ferns died, layer at the bottom of the swamps were created, water and soil began to pile up around the remains of the drying vine. ठीक है, इसको आप अगर आप डिस्कवरी में देखें तो भी देखिए ऐसा ही कुछ बोलेगा, ठीक है। जैसे जो पेट्रोलियम्स होते हैं, ठीक है, ये जो कोल होते हैं, ये जो जाइंट प्लांट्स एंड एनिमल्स के ही जो पाइल्ड अप, ठीक है, जो पाइल्ड अप जो कार्बन, जैसे हम लोग का बॉडी फुल ऑफ कार्बन होता है, ठीक है, अगर अगर हम लोग का बॉडी प्रिजर्व किया जाए, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा गहरे गड्ढे में डाल दिया जाए, ठीक है, उसको उसको उसके ऊपर मट्टी ये सारा कुछ डाल के एकदम पूरा का पूरा ह्यूज प्रेशर में रखा जाए, आफ्टर मे बी 10,000 years हम लोग का बॉडी भी एक तरह का कोल बन जाएगा, ठीक है। तो वही है, इस ऐसे ही आपका कोल फॉर्म हुआ है। ओके, एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। विच कोल इज द बेस्ट क्वालिटी कोल, एंथ्रासाइट कोल इज द बेस्ट क्वालिटी कोल, क्यों, इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। इस यही चीज देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। एंथ्रासाइट ऑफन कॉल्ड हार्ड कोल इज अ हार्ड कॉम्पैक्ट कार्बन वैरायटी इन सबमेटलिक लस्टर, इट इज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, ठीक है। एंड द फ्यूज्ड impurities भी क्या है, बहुत कम है। हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी ऑफ ऑल कोल टाइप्स एंड इज द हाईएस्ट कोलेंट, ठीक। हाईएस्ट कार्बन कंटेंट एंड फ्यूअर impurities, ठीक है। चलिए, व्हाट इज कोल एंड हाउ इज इट यूज। तो कोल हैज मेनी सिग्निफिकेंट यूजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहला बात, कोल क्या है, जो भी जाइंट आपका जो ट्रीज है, ठीक है, या मिलियंस ऑफ डायनासोर्स हैं, वो क्या है, जब मर गए थे और उनके जो बॉडी के ऊपर पाइल्ड अप हो गया था, क्या पाइल्ड अप हो गया था, लैंड जो सैंड सब ये सब सॉइल सब पाइल्ड अप होके, वाटर पाइल्ड अप होके, ठीक है, वो एक हाई ह्यूज प्रेशर में जो एक सब्सटेंस बना, उस सब्सटेंस को बोलते हैं कोल, ठीक, ऐसा आप लिख सकते हैं। और कोल का यूज क्या है, देखिए कोल हैज मेनी सिग्निफिकेंट यूजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आर इन पावर जनरेशन, सबसे सबसे ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है पावर जनरेशन। स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ये कुकिंग कोल यूज होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। सीमेंट प्रोडक्शन, लिक्विड कोल एज लिक्विड कोल, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स आर वेरी यूज। स्टीम कोल ऑल्सो नोन एज थर्मल कोल, ठीक है, इज यूज प्राइमरली इन जनरेटिंग पावर। जो मेरा थर्मल पावर प्लांट है वो क्या होता है, पावर जनरेशन करने के लिए ये कोल का ही यूज किया जाता है, ठीक है। और एक होता है कुकिंग कोल, उस वो सिर्फ स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डिफाइन फ्लैश पॉइंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। फ्लैश पॉइंट क्या है, तो फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर at which the lubricating oil gives off enough vapors that ignite for a moment when tiny flame is brought near it. फ्लैश पॉइंट क्या है, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर है एट विच लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या करेगा, गिव्स ऑफ एनफ वेपर, ठीक है, दैट इग्नाइट फॉर अ मोमेंट, वो जलेगा फॉर अ मोमेंट व्हेन अ टाइनी फ्लेम, एक छोटा सा अगर रोशनी मतलब आग का फ्लेम इज ब्रॉट नियर इट, ठीक है, वो जब उसके पास आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फायर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर, डिफाइन फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या है, तो फायर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ द ऑयल बर्न्स कंटिन्यूसली, वेपर ऑफ द ऑयल बर्न्स कंटिन्यूसली एट लीस्ट 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड तक, वन टाइनी फ्लेम इज ब्रॉट नियर इट, ठीक है। ये जो फायर पॉइंट है और ये जो फ्लैश पॉइंट है, ये दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का क्या डिफरेंस, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसको जो इसका जो डेफिनेशन और डिफरेंस थोड़ा एक बार कर लेना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। सिग्निफिकेंस क्या है देखिए, फायर पॉइंट इज यूजुअली 5 से 40 डिग्री
5 से 40 डिग्री अबव द फ्लैश पॉइंट होता है। फ्लैश पॉइंट से 5 से 40 डिग्री ज़्यादा होता है। अ गुड लुब्रिकेटिंग शुड हैव फ्लैश पॉइंट एटलीस्ट अबव द वर्किंग टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए फ्लैश पॉइंट, ठीक है, उसको कहते हैं गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल। दिस इंश्योर्स गुड लुब्रिकेंट, ठीक है, दिस इंश्योर्स सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क हैजर्ड। क्या करेगा ये इंश्योर करता है सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क हैजर्ड, में सेफ्टी वो इंश्योर करता है। फ्लैश पॉइंट एक्ट्स एज द गाइड फॉर सेफ्टी स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज इन मशीन। फ्लैश पॉइंट क्या करता है, वो गाइड करता है कैसे, सेफ स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड यूज इन मशीन में। फ्लैश पॉइंट देख के आप बोल सकते हैं क्या ये सेफ स्टोरेज है, क्या इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्या इसको मशीन में यूज किया जा सकता है, हाँ या ना, ठीक है। गुड लुब्रिकेंट ऑयल शुड हैव हाई फ्लैश एंड हाई फायर पॉइंट। गुड लुब्रिकेंट में क्या हाई फ्लैश एंड हाई फायर पॉइंट होना चाहिए, ठीक, ये इसका सिग्निफिकेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो वाटर गैस क्या कैसे कहते हैं, वाटर गैस किसे कहते हैं, तो वाटर गैस कहते हैं CO प्लस H2 को, इसको कहते हैं वाटर गैस, CO प्लस H2। वाटर गैस इज composed ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड हाइड्रोजन H2। इज अ पॉइजनस, क्या है, पॉइजनस फ्लेमेबल गैसियस मिक्सचर, पॉइजनस है बहुत, इज यूज इन फ्यूल एंड इल्यूमिनेंट। वो एज अ फ्यूल या तो ऐसा इल्यूमिनेंट ऐसे काम करता है। इट कैन बी यूज एज अ फ्यूल और एज अ इल्यूमिनेंट, ठीक। वाटर गैस होता है CO प्लस H2। अब देखिए हाउ राइट द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन टू प्रिपेयर वाटर गैस। वाटर गैस कैसे प्रिपेयर किया जाता है, देखिए वाटर गैस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये हमें पता है। इट कैन बी प्रिपेयर बाय पासिंग क्या, ऑल्टरनेटिवली स्टीम एंड एयर थ्रू अ बेड ऑफ रेड हॉट कोक। स्टीम है विद गैसियस स्टेट, देखिए गैस गैस दिया, ये स्टीम है। कितना देखिए टेम्परेचर, देखिए 473 1273 केल्विन, बहुत ह्यूज टेम्परेचर, ठीक है। उसमें कार्बन है, रेड हॉट कोक। अगर देखिए इतना इतना अगर ये तो इसको कहते हैं कोक, ये तो अपने को पता है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये हो जाएगा रेड हॉट, तो रेड हॉट कोक, ठीक। रेड हॉट कोक प्लस वाटर गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको कहते हैं वाटर गैस, वाटर गैस। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मेंशन सोर्स कंपोजिशन एंड यूज ऑफ कोल गैस। कोल गैस का सोर्स क्या है, कंपोजिशन क्या है, तो कोल गैस है इज आल्सो एज अ गैसियस मिक्सचर है, इज अ फ्यूल मेड अप ऑफ हाइड्रोजन मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। वो एक फ्यूल है जो जो जिसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे प्रोड्यूस किया है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके उसको प्रोड्यूस किया गया है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, ये हीटिंग है, कंटिन्यूअस हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कंटिन्यूअस हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर कोई भी कोल को कंटिन्यूअस हीट करे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर बिटुमिनस कोल को, तो वो क्या हो जाएगा, वो कोल गैस में फॉर्म हो जाएगा, कोल गैस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और कोल गैस में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कंपोजिशन देखिए, हाइड्रोजन होता है 50%, मीथेन 35%, कार्बन मोनोऑक्साइड 10% और इथेरिन 5%, ठीक है। ये है इसके कॉम्पोजिशंस, ठीक है, ये है कॉम्पोजिशंस। अब आता है यूजेस। तो पहला क्या, हम लोग फ्यूल और लुब्रिकेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल एक्ट एज अ फ्यूल, ये तो इसका पहला यूज हो गया। इट्स मेनली यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग। ये तो पहला पॉइंट एकदम पूरा जनरल पॉइंट है। इट विल बी यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। अर्लियर क्या यूज होता था, इट वाज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो फ्यूल अगर होता है तो इट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, कोल गैस कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ लाइट। इट इज मोर कॉमनली यूज टू प्रोवाइड हीट, for domestic and industrial purposes. It is more commonly used, ये क्या है, कॉमनली इसको एज अ हीट की तरह, मतलब प्रोवाइड हीट की तरह इसको यूज किया जाता है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, राइट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एलपीजी। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एलपीजी क्या है, तो देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये तो होते हैं, ये है मेन कंपोनेंट्स। द प्राइमरी components of liquefied petroleum gas LPG are propane, ब्यूटेन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटेन। लेकिन ये जो प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये होता है प्राइमरी, एकदम प्राइमरी। द मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी आर प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये देखिए प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और एक और होगा आइसोब्यूटेन, ठीक। अब देखिए 28, राइट व्हाट केमिकल इज यूज टू डिटेक्ट एलपीजी।
तो ये हो जाएगा इथाइल मर्कैप्टन। जब कभी भी आपको गैस में है, मतलब गैस लीक हो रहा है, ये जो गैस लीक हो रहा है, एक स्मेल, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का स्मेल आता है कि कोई भी गैस लीक हो रहा है, वो एक्चुअली वो गैस एलपीजी लिक्विड मतलब लीक नहीं होता, वो लीक होता है इथाइल मर्कैप्टन। ठीक है, वो क्या लीक होता है? इथाइल मर्कैप्टन। इथाइल मर्कैप्टन को गैस में मिक्स किया जाता है। ठीक है, इज एडेड टू द एलपीजी बिकॉज इट प्रोसेस अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। दिस स्मेल हेल्प्स अस टू डिटेक्ट एलपीजी लीक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मेंशन सोर्स, कॉम्पोजिशन एंड यूज ऑफ प्रोड्यूसर गैस। तो एक तो प्रोड्यूसर गैस का क्या क्या है, सोर्स क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है और उसका यूज क्या है। तो प्रोड्यूसर गैस is a product of obtained when coal or coke is burnt with the air deficiency and with a controlled amount of moisture। ठीक है, तो एयर डिफिशियंसी, अगर कोई भी कोक या कोल बर्न हो रहा है विद डिफिशियंसी ऑफ एयर एंड कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, तो क्या क्या होगा, उसको प्रोड्यूसर गैस वो बन जाएगा। इट विल टर्न टू अ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कंटेंट कार्बन मोनोक्साइड रहेगा उसमें, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रहेगा, कार्बन मोनोक्साइड रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा और नाइट्रोजन रहेगा। सबसे ज़्यादा क्या क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा देखिए रहेगा कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा रहेगा कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन 50 to 55%, 20 to 30%। ठीक है, उसके बाद रहेगा हाइड्रोजन गैस 10 to 15%, फिर रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड 3%। ठीक है, अब देखिए इसका यूज क्या क्या है। तो क्योंकि ये फ्यूल और लुब्रिकेंट का चैप्टर है, तो इट विल एक्ट एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ये तो कॉमन है। टू मैन्युफैक्चर द फ्यूल गैस, तो प्रोड्यूसर गैस है, तो प्रोड्यूसर गैस है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस है ये। तो ये इसको क्या मैन्युफैक्चर करेगा? ये हेल्प करेगा टू मैन्युफैक्चर द फ्यूल गैस। ठीक, इट विल हेल्प टू मैन्युफैक्चर द फ्यूल गैस। अब देखिए, टू प्रोड्यूस हॉट एयर इन द इंडस्ट्रीज, टू प्रोड्यूस हॉट एयर इन द इंडस्ट्रीज। ठीक, और 2 नंबर क्या है? टू रिमूव CO2 गैस फ्रॉम द फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल से CO2 गैस को रिमूव करता है। तो प्रोड्यूसर गैस का क्या क्या मतलब यूजेज क्या क्या है? एक तो वो फ्यूल में एज अ फ्यूल, it will act as a fuel in various industries। ठीक है, to remove CO2 gas from the fuel cells, to manufacture fuel gas, and the fourth क्या है? To produce hot air in the industries। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जरूर आ सकता है। 90% चांस है इसके आने के, 90% चांस। या तो ये आएगा, ये सेटन नंबर आएगा, 90% चांस। Octane number is used for measuring the knocking character of fuel used in the petrol engine। Octane number क्या है? Is used for measuring, measure करने के लिए कि knocking character of fuel, fuel का जो knocking character है उसको measure करने के लिए हमें octane number मतलब यूज होता है, octane number यूज किया जाता है। तो octane number of a given sample में भी डिफाइन, तो octane number क्या है? octane number अगर कोई भी सैंपल लेता है कोई भी फ्यूल का, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करेंगे द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन। परसेंटेज वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम आइसोऑक्टेन है इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन। आइसोऑक्टेन कितना है? ठीक है, आइसोऑक्टेन, ऑक्टेन कितना है, वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ, वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन। ठीक है, आइसोऑक्टेन प्लस एनहेप्टेन, एनहेप्टेन, इनका जो वॉल्यूम है उसका अगर परसेंटेज लिया जाए तो वो हो जाता है मेरा ऑक्टेन नंबर। ठीक है, the volume of isooctane present in the mixture of isooctane and enheptane which has the same knocking performance as the fuel efficiency। जब परसेंटेज लिया जाए तो वो होता है मेरा ऑक्टेन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज सेटन नंबर? सेटन नंबर, अब देखिए सेटन नंबर पूछा है। सेटन नंबर क्या है? इज अ मेजर ऑफ द कॉम्बशन क्वालिटी, कितना कॉम्बशन क्वालिटी का वो मेजर है ऑफ द डीजल ऑयल के लिए, और उसका इग्निशन डिले कितना है, ये मेजर करना है उस सेटन नंबर का। इग्निशन डिले कितना है? ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो पिस्टन है वो गिर जाता है नीचे। ठीक है, वो गिर जाता है नीचे, लेकिन इग्निशन नहीं होता, इग्निशन में थोड़ा डिले हो जाता है। तो कंप्रेस होता है लेकिन फुल कंप्रेसर, लेकिन फिर भी इग्निशन थोड़ा डिले होता है। ठीक है, तो इग्निशन को जो मतलब जो डिले होता है उसको मेजर करने का सेटन नंबर होता है। सेटन नंबर क्या है? इज अ मेजर ऑफ द कंबशन क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल, सो इट इज अ मेजर ऑफ द इग्निशन डिले। हायर द सेटन नंबर ऑफ द डीजल द शॉर्टर इज द इग्निशन डिले। सेटन नंबर जितना ज़्यादा होगा डिले कितना होगा उतना कम होगा, डिले होगा उतना कम। एंड द ग्रेटर द फ्यूल क्वालिटी, और फ्यूल क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छा है, जितना डिले कम उतना अच्छा फ्यूल क्वालिटी। अ शॉर्ट डिले affords more time for diesel fuel to burn completely। A short delay affords more time
ज़्यादा टाइम लगता है फॉर डीजल फ्यूल टू बर्न कम्प्लीटली। थोड़ा सा भी अगर डिले होता है तो वो बहुत टाइम लेता है उस फ्यूल को, अगर टू बर्न मतलब बर्न होता है बहुत कम, मतलब बहुत जल्द, बहुत लेट होता है बर्न होने में, ये मतलब है। ठीक है। डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स फाउंड ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए कोल हो जाएगा, कोल टार हो जाएगा, कोल गैस हो जाएगा। कोल गैस मैंने पढ़ाया, देखिए कोक कोक क्या है हमारा, कार्बन। ठीक है, एकदम सी है मेरा को। कोल टार जो मेरा पिच होता है ना, जो रोड में जो गिर मतलब फेंकता है वो ब्लैक ब्लैक कलर का स्टिकी स्टिकी, वो होता है मेरा कोल टार पिच। ठीक है, वो है हमारा बाय प्रोडक्ट्स। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को क्या कहेंगे, अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या करेंगे, जो हीटिंग कोल है, जो कोल है उसको मैं यहाँ पर हीट दे रहा हूँ, उसको हीट दे रहा हूँ, लेकिन क्या क्या है, विदाउट एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं प्रेजेंट है, या तो डेफिशिएंसी ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, जब वो कोल को मैं हीट दे रहा हूँ विदाउट एब्सेंस ऑफ एयर, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ एयर। लिख देते हैं यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, ये जो हीट हो रहा है, हीट, ठीक है, ये यहाँ भी हीट दे रहे हैं, ऐसे भी हीट दे रहे हैं। ठीक है, ये भी हीट है, हीटिंग ऑफ कोल विद द एब्सेंस ऑफ एयर, इसको, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नॉकिंग, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप ये मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सेमेस्टर के लिए, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर भी देखिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अ शार्प मेटेलिक साउंड, जो मेटेलिक साउंड आता है प्रोड्यूस बाय द इंटरनल कंबशन इंजिन्स, ठीक है, इज नोन एज नॉकिंग। इट रिजल्ट्स इन ह्यूज लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, वो मतलब एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है नॉकिंग में। गैसोलीन और पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन में गैसोलीन या तो पेट्रोल यूज होता है। द वेपर्स ऑफ पेट्रोल मिक्स्ड विद एयर आर कंप्रेस्ड बाय पिस्टन, पिस्टन को कंप्रेस करता है एंड अलाउड टू बर्न इन द सिलेंडर, सिलेंडर में उसको बर्न कर देता है। जैसे मान लीजिए ये एक हो जाएगा, ऐसा आपका पिस्टन होता है, ऐसा का पिस्टन होता है। ठीक है, ये पिस्टन होता है ऐसा, ये मेरा सिलेंडर होता है। ठीक है, ऐसे ही एकदम एकदम ऐसा सिलेंडर, ये सिलेंडर होता है। ठीक है, यहाँ पर गैस आने का वाल्व होता है। ठीक है, गैस आने का वाल्व होता है, गैस जाने का वाल्व होता है। जो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं या टू स्ट्रोक इंजन होते हैं वैसे ही होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही यहाँ पर जो एयर होता है, जो आया फिर एयर फिर कंप्रेस किया, वैसा कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो द वेपर ऑफ द पेट्रोल मिक्स विद एयर आर कंप्रेस्ड बाय पिस्टन्स एंड अलाउड टू बर्न इन सिलेंडर ऑफ इंजन आफ्टर स्पार्किंग, स्पार्किंग के बाद वो उसको बर्न होने के लिए बोला जाता है कि आप ठीक है आप बर्न हो जाओ, इट इज अलाउड टू बर्न। ठीक है, दिस प्रोड्यूसेस लार्ज एक्सपेंशन, वो बहुत एक्सपैंड होता है क्योंकि हीट जा रहा है, जैसे बर्न होता है वो हीट जाता है, और वो जो पेट्रोल जो गैसेस जो मिक्सचर है वो फटाक से एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तो आपका टू एंड फ्रो मोशन जाएगा, इसका इसका जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो क्यों होता है, पिस्टन का मोशन, तभी तो आपका जो इंजन चालू होता है टू एंड फ्रो करके। ठीक है, तो दिस प्रोड्यूसेस लार्ज एक्सपेंशन रिजल्टिंग द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन एंड कॉन्सिक्वेंटली द ऑटोमोबाइल। But if the petrol is of such quality that its vapor mixes with air can ignite prior to high compression, हाई कॉम्प्रेशन से पहले ही वो क्या करता है, इग्नाइट कर देता है, हाई कॉम्प्रेशन तक जाने नहीं देता। अगर जाने ना दे, ठीक है, तो फिर क्या कर, एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, एक बैकवर्ड फोर्स जाएगा, पिस्टन का पूरा कॉम्प्रेशन में नहीं जाएगा, एक बैकवर्ड फोर्स तभी लग गया। ऑन पासिंग द फायरिंग स्पार्क द एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल इज नॉट यूटिलाइज, एक तो उसको यूटिलाइज भी नहीं करना, यहाँ पर देखिए अगर स्पार्क हो जाता है तो अभी तो कंप्रेस तो हुआ नहीं, तो ये इसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहा, ऊपर से क्या, ये तो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है ना, ये तो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये जो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है ये भी पिस्टन को क्या करेगा, डैमेज करता है। ठीक है, बाय बर्निंग ऑफ कोल इज नॉट यूटिलाइज मूविंग द पिस्टन rather is lost in creating a metallic sound, ये metallic sound एक क्रिएट करता है कॉल्ड नॉकिंग। ठीक है, इसको कहते हैं नॉकिंग। आई होप आपको समझ में आया है, अगर फिर भी ना समझे एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, ये वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ के जाना मतलब बहुत बड़ा रिस्क है। अगर 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 इस चैप्टर के ऊपर पूरा का पूरा एक सेट आ जाए तो ये क्वेश्चन व्हाट इज नॉकिंग, व्हाट इज सेटन नंबर, व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज डिफाइन एंटी नॉक कंपाउंड विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे नॉकिंग होता है वैसे एंटी नॉकिंग होता है, नॉकिंग को कम करने के लिए एंटी नॉकिंग।
ठीक, सब्सटेंसेस विच इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ इंजन नॉकिंग, जो सब्सटेंसेस जो यूटिलाइज किया जाता है टू रिड्यूस द नॉकिंग ऑफ इंजन इज टर्म्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट, तो बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। इट इज अ गैसोलीन एडिटिव एंड हेल्प्स इन द इंक्रीमेंट ऑफ फ्यूल ऑक्टेन नंबर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या है वो? गैसोलीन के एडिटिव है, ठीक है। वो क्या करता है? वो हेल्प करता है ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने में, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करके। एग्जाम्पल है टेट्राइथाइलेट, ये बहुत यूज होता है, TEL टेट्राइथाइलेट, ठीक है, ये बहुत ही यूज होता है हर जगह, आप ये देखेंगे टेट्राइथाइलेट। द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट्स आर टेट्राइथाइलेट, TEL, टोलुइन, केरोसिन एंड आइसोऑक्टेन। ठीक, टेट्राइथाइलेट बहुत जगह यूज होता है, टेट्राइथाइलेट, ठीक है। और जो कैंसर होता है, जो कैंसर मतलब जो जो एग्जॉस्ट फैन में देखिएगा आजकल कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो ये ज्यादा होने का कारण भी है ये टेट्राइथाइलेट। ये जो एग्जॉस्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट पाइप में जो गैस निकल रहा है, इसमें से टेट्राइथाइलेट भी निकलता है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और कंज्यूम करते करते जो हम लोग के जो लंग्स में, जो मेरा जो लंग्स जो लंग्स कैंसर होता है, तो लंग्स में टेट्राइथाइलेट जाकर बैठ जाता है। और एक तरह से कैंसर जो प्रोड्यूसिंग जो मेरा जो एलिमेंट है वो होता है टेट्राइथाइलेट। तो गवर्नमेंट अभी जो प्रोसेस हो रहा है, जो जो मेरा रिसर्चेस हो रहे हैं अभी इंडिया में, वो ये हो रहा है कि टेट्राइथाइलेट को कम करके इसका जो उसका जो यूटिलाइजेस है, जो नॉकिंग में जो उसको हेल्प करता है, जो एंटी नॉकिंग कंपाउंड से उसको कैसे उसको मतलब और डेवलप कर पाए, ठीक है। तो टेट्राइथाइल का जो यूसेज है उसको कम करेंगे, और एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा एलिमेंट वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो क्या करेंगे, फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी, जो नॉकिंग सेटन नंबर एंटी नॉकिंग कंपाउंड, ये क्वेश्चन भी, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटरमाइंड इन कोल, कितना परसेंट कार्बन और हाइड्रोजन है वो डिटरमाइन किया जाता है कोल में, ठीक है। देखिए द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कोल आर डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग वेज, क्या है? अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ एक्यूरेटली वेटेड कोल इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन एंड apparatus, ठीक है। 0.2 ग्राम, सिर्फ 0.2 ग्राम। अब ये KOH एंड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब्स CO2 कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। KOH एंड CaCl2 एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रेस्पेक्टिवली। इंक्रीज इन वेट्स ऑफ द ट्यूब्स आर नोटेड, कितना कितना इंक्रीज हो रहा है ट्यूब, ठीक है। तो इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब इंटू 12 डिवाइड बाय वेट ऑफ द कोल सैंपल टेकन इन 44 इंटू 100 ऑफ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? इंक्रीज इन द वेट ऑफ CaCl2, ठीक है, इन ट्यूब टू में, ठीक है, मतलब इंटू ट्वाइस, टू ट्यूब्स में इंटू ट्वाइस वेट ऑफ द कोल सैंपल टेकन इन 18, ठीक है। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे जो है, ये जो 4 और जो 5 है, ये मेरे एक्सपेरिमेंटल एक क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूलाज है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूलाज, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूलाज है, वहां पर साइंटिस्ट ने ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाए, मतलब निकाले हैं एक परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, टू डिटरमाइन द कोल, कितना एक कोल में कितना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, कितना कार्बन है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ये होता है उसका फॉर्मूला, ऐसे ही डिटरमाइन किया जाता है। ये कोई मतलब समझाने वाला चीज है नहीं, ठीक है जी, क्यों होगा क्यों नहीं होगा, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही इसको याद रखना है। 36, ठीक है, क्या है? डिफाइन सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, सैपोनिफिकेशन वैल्यू चाहिए। तो देखिए सैपोनिफिकेशन वैल्यू और सैपोनिफिकेशन नंबर SN या SN रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कितना मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट अंडर कंडीशन स्पेसिफाइड, ठीक है। तो बोला गया कितना नंबर ऑफ मिलीग्राम, कितना मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, या कितना मिलीग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, रिक्वायर चाहिए टू सैपोनिफाई क्या? 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ फैट को सैपोनिफाई करने के लिए कितना मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। ये होता है सैपोनिफिकेशन वैल्यू या सैपोनिफिकेशन नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए। देखिए शॉर्ट नोट क्या है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जो मेरा कोल है अगर वो बर्न करता है तो कितना एनर्जी देगा, ठीक है, कितना मैक्सिमम कितना एनर्जी दे सकता है, उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, इस सिंपल भाषा में।
अब इंग्लिश में देखिए, यही चीज को अगर पूरा का पूरा डिराइव करना हो आपको तो कैसे करेंगे? तो कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन द फ्यूल and which is determined by the complete combustion of the specific quantity at constant pressure and in normal condition. क्या जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? ये एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो मेरा फ्यूल में प्रेजेंट रहता है एंड इट इज डिटरमाइंड, क्या कैसे डिटरमाइन करेंगे? कंप्लीट कंबशन ऑफ दैट फ्यूल, पूरा का पूरा जो फ्यूल है टोटल बर्न कर, कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल और स्पेसिफिक क्वांटिटी, कुछ एकदम स्पेसिफिक क्वांटिटी को कंप्लीट कंबशन करके एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट में एंड इन नॉर्मल कंडीशन में जब वो फ्यूल पूरा का पूरा कंप्लीट कंबशन बन जाएगा, जो हीट जनरेट करेगा वो होता है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। ठीक है, ऐसे में यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी। ये होता है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट, किलो जूल पर केजी। बहुत सारे जो अब गैसोलीन फैसोलीन देखेंगे ना, जहां पर मैकेनिकल एनर्जी जब पढ़ेंगे तो इसको मेगाजूल पर केजी में भी वो कभी कभार देखा जाता है, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, फिलहाल अभी उतना डीप नहीं जाएंगे, अभी क्या है? किलो जूल पर केजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। व्हाट इज विस्कोसिटी इंडेक्स? ये देखिए, ये मैंने पढ़ा है, व्हाट इज विस्कोसिटी इंडेक्स। आप अगर लेक्चर तो पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये मैंने एक बार पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, नेम सॉलिड लुब्रिकेंट्स। देखिए बहुत सारे बोले थे, देखिए एक है मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, ग्रेफाइट था, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड था, हेक्साबोरोन नाइट्राइड, टंगस्टन डाइसल्फाइड, ये सारे के सारे क्या है? सॉलिड लुब्रिकेंट्स हैं, ये याद रखिएगा। एक तो है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो सबसे अच्छा सॉलिड लुब्रिकेंट है। उसके बाद मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, फिर है हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइड, फिर टंगस्टन डाइसल्फाइड। ठीक, चलिए वेयर इज बाउंड्री लुब्रिकेशन यूज्ड? बाउंड्री लुब्रिकेशन यूज कहाँ, मतलब कहाँ यूज किया जाता है? बाउंड्री लुब्रिकेशन मोस्टली ऑकर्स अंडर हाई लोड एंड लो स्पीड कंडीशन। एक तो हाई लोड होगा और बहुत लो स्पीड होगा, जैसे इन बियरिंग्स, बियरिंग्स में देखिए, गियर्स में देखिए, पिस्टन रिंग्स, पंप्स, ट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है? लोड बहुत हाई होता है लेकिन स्पीड क्या है? थोड़ा कम होता है कंपेरेटिवली टू लोड। इट्स यूजुअली रिप्रेजेंट्स द क्रिटिकल रिजाइन दैट लिमिट्स द लाइफ ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, वो क्रिटिकल रिजाइन क्या, इसका मतलब होता है ये तभी बाउंड्री लुब्रिकेशन, ये तहाँ वहीं पर आपका रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पर आपका लाइफ, जो मशीन का लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मशीन का लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है, वहीं पर आपको ये बाउंड्री लुब्रिकेशन आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो इट यूजुअली रिप्रेजेंट द क्रिटिकल रिजाइन दैट लिमिट्स द लाइफ ऑफ कंपोनेंट्स। द मोस्ट कॉमन बाउंड्री लुब्रिकेंट्स आर ग्रीसेस। क्या है? ग्रीस है, बाउंड्री लुब्रिकेंट्स ग्रीस दिया जाता है टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। Grease are so widely used because they have the most desirable properties of a boundary lubricant. ठीक है, सबसे ज्यादा डिजायर प्रॉपर्टी किस में है? वो होता है ग्रीस में। They do not only shear easily, they flow भी करता है। They also dissipate heat easily, heat energy क्या करेगा? वो dissipate भी कर देगा। फॉर्म अ प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर द सरफेस, एक लेयर फॉर्म कर देता है ग्रीस। ठीक है, दोनों सरफेस के बीच में एक लेयर फॉर्म करता है जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। प्रिवेंट डस्ट, डर्ट एंड कोरोसिव एजेंट्स जैसे कि फ्रिक्शन फ्रॉम हार्मिंग द सरफेस, जो सरफेस को हार्म करने से वो उसको बचाता है। ठीक है, इसको कहते हैं बाउंड्री लुब्रिकेशन। ठीक, बाउंड्री लुब्रिकेशन क्या होता है? मोस्टली ऑकर्स अंडर हाई लोड एंड लो स्पीड कंडीशंस इन बियरिंग्स, गियर्स, पिस्टन रिंग्स, पंप्स, ट्रांसमिशन एक्सेट्रा। और मोस्ट कॉमन क्या है? ग्रीस। वाई इट इज सो वाइडली यूज? बिकॉज इट हैज द मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्री लुब्रिकेंट। ठीक है, दे नॉट ओनली शेयर इजीली बट दे कैन फ्लो, इट कैन नॉट डिसिपेट हीट इजीली, forms a protective barrier on the surface, prevent dust, dirt and corrosive agents from harming the surface. ठीक, क्वेश्चन नंबर 40, ये लुब्रिकेशन, बाउंड्री लुब्रिकेशन आपके इस बार पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वही क्वेश्चन से करना है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल? तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किया है ऑफ कोल। देखिए एक बार मैंने ये क्वेश्चन भी पहले एक बार आ चुका है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एनालिसिस परफॉर्म्ड ऑन कोल आफ्टर माइनिंग। ठीक है, ये माइनिंग के बाद जो फर्स्ट एनालिसिस होता है कोल के ऊपर, वो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। The test involves heating the coal under various conditions for variable amounts of time
टू डिटरमाइन मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन एंड एश यील्ड। तो ये जो टेस्ट होता है, जो हीट कोल को बर्न करने का, जो हीट करने का जो टेस्ट होता है, वो वेरियस कंडीशन में होता है। क्यों होता है? टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मिक्सचर, जो मॉइस्चर, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर कितना है, कितना वोलेटाइल मैटर प्रेजेंट है उसमें, फिक्स्ड कार्बन कितना है, एश यील्ड कितना है, ये डिटरमाइन करने के लिए ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल किया जाता है। ये एक मेथड है, एनालिसिस है। ठीक है। मॉइस्चर इन कोल इज डिटरमाइंड बाय ट्रीटिंग द कोल टू अ टेम्परेचर स्लाइटली ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है उसे कुछ ही ज्यादा, ठीक है, वो उसको हीट किया जाता है टू डिटरमाइन द मॉइस्चर इन कोल, कितना मॉइस्चर है, एंड होल्डिंग इट एट दैट टेम्परेचर अंटिल देयर इज नो फर्दर वेट लॉस। और ये तब तक मतलब उसको हीट दिया जाता है जब तक कोई मतलब जो वेट लॉस हो रहा है उसको कोई एकदम से और वेट लॉस ना हो। ठीक है। क्योंकि मॉइस्चर तो पूरा जल जाएगा, पूरा मतलब पूरा का पूरा एकदम इवापोरेट कर जाएगा मॉइस्चर जो भी हो। ठीक है। वो तो पूरा इवापोरेट कर जाएगा, कुछ कुछ ऐस तरीके से गिर जाएगा। अभी जो बचेगा वो प्योर होगा, प्योर कोल हो जाएगा, प्योर कोल। तो तब तक के लिए वो उसको हीट करना है जब तक वो प्योर कोल्ड के टाइप में नहीं आता। ठीक है। जैसे आप हीट कर रहे हैं तो धीरे धीरे तो उसका वेट कम हो रहा है। तो कब तक होल्ड करना है? जब तक उसका वेट कम होना बंद ना हो जाए। ठीक है। ये मतलब है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट? क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट में डिफरेंस क्या है? और देखिए, when the oil sample cooled slowly, the temperature at which the appear hazy or cloud is known as cloud point. जब जो ऑयल सैंपल है वो धीरे धीरे अगर कूल होता है तो एक टेम्परेचर पे वो थोड़ा हेजी या क्लाउडी में तरह का दिखेगा, इज नोन एज क्लाउड पॉइंट। ठीक है। एक टेम्परेचर पे इट एपियर्स, मतलब वो एपियर करेगा, थोड़ा मतलब दिखने में मिल जाएगा कि इस टाइप हेजी और क्लाउडी, थोड़ा क्लाउड पॉइंट। पोर पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच ऑयल स्टॉप्स फ्लोइंग इवन आफ्टर टिल्टिंग द ग्लास ट्यूब कंटेनिंग द ऑयल अंडर टेस्ट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन फॉर 5 सेकंड इज नोन एज पोर पॉइंट। तो ये वो टेम्परेचर जहां पर ऑयल क्या हो जाएगा, फ्लो करना बंद कर देगा इवन आफ्टर टिल्टिंग, टिल्ट करने के बाद भी फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है। अंडर ऑयल अंडर टेस्ट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशंस इवन फॉर 5 सेकंड तक वो टिल्ट किया लेकिन वो फ्लो नहीं किया, उस पॉइंट को बोलते हैं पोर पॉइंट। इट हैज कंपेरेटिवली, देखिए क्लाउड पॉइंट देखिए, इट हैज कंपेरेटिवली हायर वैल्यू फॉर एन ऑयल सैंपल। ऑयल सैंपल में को क्लाउड पॉइंट जो है वो थोड़ा हायर वैल्यू होल्ड करता है और पोर पॉइंट थोड़ा लोअर वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, विद सेम ऑयल सैंपल। इट इज मोर सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ फ्यूल ऑयल्स। क्या है? फ्यूल ऑयल्स में ये जो क्लाउड पॉइंट है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। पोर पॉइंट किसमें? लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो क्लाउड पॉइंट क्या हो जाएगा? वो फ्यूल ऑयल्स में हो जाएगा। पोर पॉइंट क्या होगा? वो सिग्निफिकेंट बोल रहा है, सिग्निफिकेंट मतलब वो ज्यादा देखने मिलता है। पोर पॉइंट किसमें? लुब्रिकेटिंग ऑयल में ज्यादा देखने मिलता है। अब क्लाउड पॉइंट देखिए, इट इज ऑब्टेन्ड कंपैरेटिवली फास्टर, इट शोज बिगिनिंग सॉलिसिटेशन। ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड कंपैरेटिवली फास्टर एज इट शोज बिगिनिंग सॉलिसिटेशन। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट देखिए, इट इज ऑब्टेन्ड कंपैरेटिवली लेट एज इट शोज कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड कंपैरेटिवली लेट, थोड़ा लेट होता है, एज इट शोज कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट दिखाता है। ठीक है। इसलिए ये क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43। राइट द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेजर कंपोनेंट क्या है? तो बायोगैस इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करके बायोगैस मिलता है विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन को एब्सेंट करके, ठीक है, बायोगैस मिलता है विद द एब्सेंस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस के मीथेन तो सबसे ज्यादा मिलता है, ये तो आपको एमसीक्यू में दिखाया था। मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन। मीथेन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। वो तो पहले एक देखिएगा एमसीक्यू में था। ठीक है। बायोगैस फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब मतलब बैक्टीरिया का वजह से जो मेरा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है हमारा बायोगैस। ठीक। क्वेश्चन 44 देखिए, व्हाट इज कंबशन? कंबशन पूछा गया है। ठीक है। इज अ केमिकल प्रोसेस फॉर विद वेयर एनी फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली, उसको कहते हैं कंबशन प्रोसेस। ठीक है, और कुछ नहीं। अब थोड़ा इसको एक बार रीडिंग मार लीजिए। ठीक है।
ये क्वेश्चन को एक बार याद कर लीजिएगा और कुछ नहीं, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ गुड लुब्रिकेंट। देखिए क्या क्या उसका क्वालिटी होना चाहिए। एक थर्मल स्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, कोरोसिव प्रिवेंशन होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन होना चाहिए, 4 पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, वो 4 पॉइंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, विस्कोसिटी इंडेक्स अच्छा होना चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या है, क्वालिटीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट्स। ये सारे के सारे क्वालिटीज एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा। 5-6 क्वालिटी भी अगर आप याद कर लिए तो वो भी बहुत है। ऐसे में ये क्वेश्चन आपको मोटा मोटी 3 नंबर का देखने मिल सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मोटा मोटी 3 नंबर का देखने मिल सकता है। तो दो तीन अगर आप रीजन भी अगर आप ये कर देते हैं तो ही बहुत है। तो सबसे पहले तो अच्छा है तो आप ये करेंगे तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये तो बहुत पहले है। फिर विस्कोसिटी उसका हाई होना चाहिए, ठीक है, कोरोजन प्रिवेंट होना चाहिए, यहाँ पर 3 नंबर तो यही हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी होना चाहिए, 4 नंबर हो गया। हीट उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। कोरोजन मतलब फ्रिक्शन प्रिवेंट करना होगा तो कोरोजन प्रिवेंट करना होगा, फिर दूसरा बात। तीसरा विस्कोसिटी इंडेक्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिकल वर्ड लुब्रिकेंट्स होना चाहिए, जो लुब्रिकेंट्स होगा वही ना होगा, हेल्प द मैकेनिकल पार्ट वर्क बेटर। अगर विस्कोसिटी अच्छा ना हो तो लुब्रिकेंट्स वो नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए ताकि बहुत हीट वो एब्जॉर्ब कर पाए, उसके बाद वो बॉयल हो। या लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, जब ठंडा ठंडा का टाइम है वो फटाक से मतलब जम ना जाए, ठीक है, ये होता है। ये सारे के सारे जो क्वालिटीज हैं वो आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कैलकुलेट द नेट कैलोरीफिक वैल्यू एनसीवी ऑफ अ कोल सैंपल हैविंग द फॉलोइंग कंपोजिशन। कार्बन कितना 80%, आर्जिन है 5%, O 4%, N 3%, S मेरा 3.5%, S मेरा 5%, ठीक है। लॉन्ग्स फार्मूला क्या कहता है, 1/100 इंटू 80 80 80 मतलब 8080, ये मेरा कार्बन, प्लस 34500 H माइनस 0 मैंने ऑक्सीजन बाई 8, H माइनस ऑक्सीजन बाई 8 प्लस 2240 S टोटल का, ये ब्रैकेट में हो जाएगा डिवाइड बाई 1/100, ठीक। HCV आ गया ब्रैकेट में 1/100, तो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा 80.949 कैलोरी पर ग्राम। ये फॉर्मूला है HCV का। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो यही न्यूमेरिकल आ सकता है, बिल्कुल यही आएगा। थोड़ा थोड़ा बहुत आपको जो ये जो वैल्यूज है ये थोड़ा बहुत इधर उधर देखने मिलेंगे, लेकिन अगर आना है तो यही आएगा, डिलोंग्स फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/100 इंटू नीचे में क्या 80 प्लस 34500 इंटू में H माइनस ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बाई 8 प्लस 2240 सल्फर, ठीक है। जो भी वैल्यू आया, ठीक है, ये जो भी वैल्यू आया कैलकुलेशन करके ये हो गया मेरा HCV। एन पूछा है नेट CV, NCV पूछा है, NCV इज इक्वल टू GCV, ये मतलब HCV को ही GCV बोलेंगे, GCV माइनस 0.09 H इंटू 587, ये H हो जाएगा मेरा, H मेरा जाएगा 5, सिर्फ 5 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर परसेंट नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। H हो जाएगा मेरा 5, तो GCV माइनस 0.09 H इंटू 587, ये कैलकुलेट करके ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो आपको 2 इक्वेशन करना है, ये एक तो ये इक्वेशन को रट्टा मारना है, बिल्कुल मारना है, ये इक्वेशन एनसीवी का, ठीक है, ये इक्वेशन, और एक डुलोंग्स फॉर्मूला का वो इक्वेशन, ये इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आपको रटने हैं। इसका कोई मतलब जो एक्सपेरिमेंटल, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल आपका मेरा फॉर्मूलाज है। ये फॉर्मूला को कोई कहीं भी डिराइव आपको नहीं दिखने मिलेगा, कोई भी बुक में डिराइव नहीं दिखने मिलेगा। तो ये थे हमारे फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम्स बहुत नजदीक है, तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा और इनको सिर्फ एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू। हम फिर मिलेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री के एक नया चैप्टर के ऊपर। धन्यवाद।